This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने हीट एंड मास ट्रांसफ़र हमने स्टार्ट किया था, और बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, लेकिन हम लोग हमारा स्टडी जो होगा हीट ट्रांसफ़र पर ही डेडिकेटेड होगा। ओके। और मास ट्रांसफ़र जो है हायर स्टडीज में आपको पढ़ना है। ओके। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, और वहाँ पे हमने देखा था बेसिक चीज़ें। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं रहिएगा। इसमें हमने देखा था बेसिक कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ओके, हमने बेसिकली इन चीज़ों को देखा था, और इसके बाद हमने फिर कंडक्शन का डिफिनीशन देखा था, उसके बाद कन्वेक्शन का डिफिनीशन देखा था, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बेसिक चीज़ें ये हमने बेसिक चीज़ें देखी थी। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग लार्ज वे में, मतलब कि डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। और जो मैं नोट्स शेयर करूँगा वो नोट्स जो है गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। ओके, जो मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा वो गेट और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में उतना सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो बुक प्रीफर कर सकते हैं थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए, और आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो बुक का प्रीफर कर सकते हैं। ओके, तो जो मैं नोट्स दूंगा उसमें गेट के लिए आपका पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। अब देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं कि कंडक्शन। ओके, तो हमने क्लास में प्रीवियस लॉ के फॉलियर्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। ये एक लॉ है जिन्होंने फॉलियर साहब ने दिया था। इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं अपने कंडक्शन हीट ट्रांसफर में। बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट? सिंपल सा। ये सपोज हमारा एक वॉल है, ठीक है, दिस इज आवर वॉल। एक ये हमारा वॉल है, और एक वॉल का टेम्परेचर सपोज हमारा है T1। इस साइड का टेम्परेचर है T1, इस साइड का टेम्परेचर है T2, और ये कुछ भी हो सकता है। सपोज आपका हो सकता है ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर होगा। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा? हीट आपका ट्रांसफर होगा। और इसके बीच का जो थिकनेस है, या बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा, उस उस जैसे कि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, दिस इज माय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके परपेंडिकुलर हमारा हीट ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे ये जो इसका थिकनेस होगा ये बी थिकनेस होगा। बी हमने इसको क्या किया है, हमने मान लिया है। तो कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं कि बेसिकली उसको हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा। तो हम लोग यह मान के चलें कि स्टेडी हीट ट्रांसफर है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये जो आपका ये सरफेस का टेम्परेचर है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। समझ पा रहे हैं ना? ये टेम्परेचर 300 डिग्री है। अगर सुबह मॉर्निंग में सपोज 8 AM में आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 AM में भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यही आपका स्टडी स्टेट का कंसेप्ट है इसमें। समझ पा रहे हैं ना? और वन डायमेंशनल हीट फ्लो होना चाहिए। देखिए, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है अभी के सिचुएशन में, तो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ओनली वन डायरेक्शन में आपका हीट फ्लो होना चाहिए। और थर्मल कंडक्टिविटी, जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोरियर्स लॉ लगा रहे हैं, जो कि हमने कल देखा था प्रीवियस क्लासेस में, और इसको हमने इंटीग्रेट किया।
इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हमारे पास ये आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट हमने सपोज में ले रहे हैं dx लेंथ का, यहाँ से जो q इंटर करेगा वही यहाँ से लीव होना चाहिए, क्योंकि इस जो एरिया जो दिख रहा है यहाँ से कोई ना हीट जनरेट हो रहा है, नहीं हम यहाँ पे जो भी इस सरफेस से हीट हमारा इंटर कर रहा है वही लीव करेगा। इसीलिए हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे q जो है फंक्शन ऑफ x नहीं है। फंक्शन ऑफ x का मतलब हुआ q हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि q हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमारा q वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली में, ये सिलेबस में नहीं है। हम लोग को कांस्टेंट हीट ट्रांसफर के का सिलेबस में ही है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और फाइनली हमारा ये इक्वेशन आया। तो अगर हमारे पास कोई स्लैब है, स्लैब मीन्स इस टाइप का, ये हमारा स्लैब है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है, ओके दिस इज ए, और इसका लेंथ बी है, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है और इस ऑब्जेक्ट का थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो हम लोग यहाँ से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। फाइनली ये आपका फार्मूला आया, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग हीट फ्लक्स का बात आता है। हीट फ्लक्स बेसिकली क्या है, जैसे कि आप 11th-12th क्लास में आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे, उसी तरीके से आप एनालॉजी समझ सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, समझ पा रहे हैं ना, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है, हीट फ्लक्स बोला जाता है। इस एरिया को हमने क्या किया, इस एरिया को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब थोड़ा हीट ट्रांसफर और इलेक्ट्रिकल, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ा है 12th क्लास में, ओके। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कहीं ना कहीं एनालॉजी मिलता है, सेम मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि V बराबर आई आर, ये होता है ना, डेल्टा V बराबर आई आर। तो उसी तरह हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा T बराबर Q इंटू आर। ये देखिए, ये हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। और यहाँ पे ये लिखते हैं हम लोग डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल का एनालॉजी है। आई जो है करेंट का, यहाँ पे थर्मल, यहाँ पे हीट का एनालॉजी है। और ये रेजिस्टेंस आर जो है रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इस केस में है थर्मल रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हैं ना। तो इस यही यहाँ पे बताया गया है, आई को क्यू से रिप्लेस किया गया है, वोल्टेज को टेम्परेचर डिफरेंस से रिप्लेस किया गया, आई रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को थर्मल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया गया है। अब देखिए इस तरीके से बेसिकली दोनों को हम लोग, जैसे कि यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, उसी तरह यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर क्यू फ्लो हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन, ये आर थर्मल का मतलब हुआ, ये स्लैब जो है हमारा हीट रोकने की कोशिश कर रहा है, तभी हीट रोकने की कोशिश कर रहा है, तो रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में स्लैब के कारण, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आर थर्मल से। और बेसिकली यहाँ पे ओम्स लॉ हमने देखा था, ओम्स लॉ का एनालॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, आर थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू यही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सपोज हमारे पास सिंगल स्लैब है, तो ये बेसिकली जो हमने पढ़ा ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और थर्मल जो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा टी बाई क्यू, जैसे अभी पर देखो ना, क्यू बराबर माइनस के ए डी टी बाई बी।
और डी टी बराबर लिख सकते हैं Q इंटू बी बाई के ए। तो ये एक्चुअली थर्मल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको आर थर्मल लिख सकते हैं। दिस इज योर आर थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, हायर द थिकनेस, यहाँ से देख सकते हैं जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होगा। ओके, लेसर इज द थर्मल कंडक्टिविटी, और जितना थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कि अगर आप किसी जैसे कि आपके पास वाटर बोतल है, ठीक है ना, दिस इज स्क्वायर, सपोज ये आपका वाटर बोतल है और इस वाटर बोतल को सील करना चाहते हैं, इसमें हॉट वाटर है, तो आप दो तरीके का ऑप्शन है, या तो इसका खूब थिकनेस इंक्रीज कर दीजिए इंसुलेटिंग मटेरियल से, ये एक ऑप्शन है, या थर्मल कंडक्टिविटी जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है उसको क्या कीजिए, उस मटेरियल का यूज कीजिए, ठीक है। और या दूसरा ऑप्शन है कि सरफेस एरिया को जैसे जैसे इंक्रीज कीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एरिया को बेसिकली हम लोग तो चेंज नहीं कर पाते हैं, मटेरियल चेंज करते हैं, ठीक है ना। मटेरियल और थिकनेस का कंसेप्ट है जो यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अब बहुत सारा कंपोजिट मटेरियल आप देखे हुए हैं कि जब भी हीट ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे मटेरियल का यूज किया जाता है अपने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कंपोजिट स्लैब का मतलब होता है कि एक दूसरे के बगल में, जैसे कि ये पहला थिकनेस मटेरियल दे दिया, फिर उसके बगल में मैंने दूसरा थिकनेस दे दिया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक मटेरियल का ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से है तो दूसरे का कुछ इस तरीके से है। वो डिपेंड करेगा कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, कैसे है। अब देखिए इसको थर्मल सर्किट अब ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट जो हमने ये T1 है, ये T2 है, T2 इसका टेम्परेचर होगा, ये T3 होगा। और ये आप ध्यान रखिएगा स्टडी हीट ट्रांसफर है, तो थ्रू आउट द सिस्टम क्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो यहाँ से ट्रांसफर होगा वही तो ये लेगा फिर इसको ट्रांसफर करेगा, समझ रहे हैं ना। तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपका हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इससे आपको घबराने की बात नहीं है, जैसे हम लोग करेंट कांस्टेंट रहता है सीरीज में, उसी तरह यहाँ पे हीट भी क्या रहेगा, सीरीज में आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो स्लैब है, ये स्लैब, इस स्लैब को रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस कब हो रहा होगा, यहाँ पे R2 हो रहा होगा। R1 को लिख सकते हैं B1/K1A, एरिया है सरफेस एरिया, और ये R2 हो गया B2/K2A। अब इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसको आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन हो जाए, Q बराबर होता है ना DT/R, R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से ये हमने लिख लिया, समझ गए ना आप लोग। और इसको अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे इसको, फाइनली हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। फाइनली हमारा ये इक्वेशन बन जाए। इसके बाद अब हमको सपोज T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। Q2 देखिए यहाँ पे जो स्लैब था हमारा, दिस इज B1, दिस इज B2, तो थ्रू आउट जो हमारा Q जो है वो कांस्टेंट है। Q जो कांस्टेंट है तो यहाँ इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो इसके बीच भी तो कांस्टेंट होगा। T1 माइनस T2 बाई इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, B1/K1A। समझ पा रहे हैं ना, ये आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स कुछ पोर्शन करने के बाद, कंडक्शन खत्म करने के बाद मैं एक साथ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ओके, अब देखिए इसके बाद कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। व्हाट इज कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए कन्वेक्शन और कंडक्शन का बेसिकली डिफरेंस मैंने बताया था। कंडक्शन जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स और
मोलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से होता है। लेकिन कन्वेक्शन के पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ से एयर आता है और हीट लेकर जाता है, एयर आएगा और हीट लेके जाएगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल होगा, अगर आपके पास कोई हॉट मेटल है, दिस इज हॉट मेटल, इसको आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो अपने आप कूल हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी कूल करना चाहते हैं तो आप फैन चला दीजिए। अगर नेचुरली हो रहा है तो उसको फ्री कन्वेक्शन बोलेंगे, और आप फैन चला रहे हैं तो उसको फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखा गया, इसको हम लोग, इसका जो हम लोग निकालते हैं हीट ट्रांसफर, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर एच ए डी टी। एच जो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ये इन्वायरमेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। और जब हम लोग फाइनली कन्वेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नसेल्ट नंबर का कंसेप्ट आता है, उससे हम लोग कुछ इम्पेरिकल रिलेशंस हैं, वहाँ से हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना, ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। और टी डब्ल्यू क्या है, इसका टेम्परेचर है, ये सरफेस है ना, ये जो सरफेस है इसका टेम्परेचर है। हॉट प्लेट एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का ही टेम्परेचर मान सकते हैं, या आप बोल सकते हैं यहाँ से ही तो कन्वेक्शन हो रहा है, सरफेस का टेम्परेचर है। और टी इन्फिनिटी क्या है, ये एयर का टेम्परेचर, ये 25 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होगा वहाँ पे होगा। क्लियर है। अब देखिए इसका एनालॉजी जो हमने पढ़ा था, क्यू, देखिए डेल्टा टी बराबर आप याद रखिए क्यू इंटू आर थर्मल, इतना याद रखेंगे तो डेल्टा टी, अब देखिए डेल्टा टी को लिख सकते हैं क्यू बाई वन बाई एच ए, वही है ना, वन बाई एच ए, और यहाँ से इसको लिखा जाता है वन बाई एच। तो आर थर्मल का वैल्यू कितना है, वन बाई एच ए है ना, वन बाई एच ए है कन्वेक्शन के केस में। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखना है, फाइनली रेजिस्टेंस का वैल्यू रखना है। फोरियर सीरीज का पहला जो हमने पढ़ा था Q बराबर माइनस के ए डी टी बाई, ये याद रखना है। और कंडक्शन के क्षेत्र में आर थर्मल क्या बताया था, बी बाई के ए, और तीसरा हो गया ये, ठीक है। तो इसको आप लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करके आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि आपने करेंट पढ़ा है ट्वेल्थ में बेसिकली, तो उससे रिलेट कर करके इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए ये सपोज हॉट गैस का चेम्बर है, ठीक है, और इधर कोल्ड गैस है, ठीक है, कोल्ड गैस है, इधर हॉट है, इधर कोल्ड है। आप समझिए कि आप आपने क्या किया है, हीटर के माध्यम से अपने रूम को गर्म किया है, हॉट किया है, और मौसम जो है हमारा वो कोल्ड है, मौसम जो है हमारा कोल्ड है। तो आपने अपने रूम को इंसुलेट किया है दो मटेरियल से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कहीं ना कहीं इंसुलेट किया है, इंसुलेट किया है तो क्या हीट तो ट्रांसफर होगा ही, वो धीरे हो या फास्ट हो, लेकिन हीट ट्रांसफर तो होगा ही। तो फाइनली यहाँ से क्यू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, फाइनली क्यू ट्रांसफर हो रहा है, मैंने मान लिया कि क्यू ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है, सपोज टी जी है, गैस का टेम्परेचर टी जी है, और ये कोल्डर है हमारा कुछ, इसका आपका टेम्परेचर हो गया सपोज टी इन्फिनिटी, मतलब इधर क्या हो गया टी इन्फिनिटी। तो इसके बीच में भी हम लोग लगा सकते हैं डेल्टा टी बराबर क्यू बाई आर थर्मल। तो अब देखिए ये, अब आपके चार रेजिस्टेंस आ गए, ये जो कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस, और ये थर्मल वाला रेजिस्टेंस, टोटल कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 4 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। यहाँ का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H1 है, यहाँ का H2 है, और ये तो आप जानते ही हैं कि इसका हो जाएगा B1 बाई K1A, B2 बाई K2A, ये मैं थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख रहा हूँ। और इधर हो जाएगा H2 बाई A, और इधर हो जाएगा H1 बाई A। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। तो आपको बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस पे ही फोकस करना है,
और उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये देखिए एनालॉजी हमने ये कन्वेक्शन के कारण हो रहा है, ये कंडक्शन के कारण, देख रहे हैं ना, ये कंडक्शन तो था, ये भी कंडक्शन के कारण है और ये कन्वेक्शन के कारण। तो इसके बीच में आप डायरेक्टली लगाएंगे ये फॉर्मूला और इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तो आपका Q का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपसे T1 का वैल्यू पूछेगा तो इसके बीच में सिर्फ आप अपना फोकस रहिए, क्योंकि इसके बीच का भी Q का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर T1 मालूम चल जाएगा तो T2 भी मालूम चल जाएगा, T2 मालूम चल जाएगा तो T3 भी मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग पहले थ्योरी खत्म कर ले, उसके बाद देखिए। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने, यहाँ पर हमने इसको फाइनली यहाँ पे लिखा Q बराबर हो जाएगा TG, जो गैस का टेम्परेचर था और ये एयर का टेम्परेचर था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और फ्लक्स का जब भी बात करें, जब भी फ्लक्स का, तो एरिया से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी एरिया से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये सारे एरियाज कॉमन हो जाएंगे और फाइनली आपका इक्वेशन ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशंस हो जाएंगे। अब देखिए एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट आता है। ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर, जैसे कि आप देख रहे हैं यू, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि it is parameter which takes into account all modes of heat transfer in a single entity। कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मतलब कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग ला रहे हैं कि उसका इफेक्ट जो होगा, सारे जो हमारे रेजिस्टेंस है उसके इफेक्ट के बराबर होगा। तो आप बोले क्या बोले सर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे यू जो है, इस मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस था ना, ये हमारा रेजिस्टेंस था सारा, ये हमारा कन्वेक्शन, ये दोनों कंडक्शन, ये भी कन्वेक्शन। तो हमने क्या किया है कि बहुत दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम सिंपली एक ऐसा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं जिसका एक अपना सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा और उसको इस जगह पर रिप्लेस कर दें तो वही हमारा बिहेव करे, मतलब उस तरह का जनरेट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम उसी तरह बिहेव करे, मतलब हमारा हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनली ये कंक्लूजन निकलेगा कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ यू इज मोर, अगर ज्यादा है, इट मीन्स द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इन द इंटेटी सर्किट विल बी लेस। मतलब कि अगर यू का वैल्यू ज्यादा है तो क्या है, रेजिस्टेंस आपका कम है और हीट ट्रांसफर जो होगा हाइट होगा। तो इसीलिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंसुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यू का वैल्यू क्या रखेंगे, लेस रखेंगे, ताकि हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सके। ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा, हीट ट्रांसफर का रेट जो हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ आया ना यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ आया ना। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंडक्शन के बारे में पढ़ा, कन्वेक्शन का भी एप्लीकेशन है, तो कन्वेक्शन को तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला मान कर पढ़ रहे हैं कि Q बराबर होता है एच ए डेल्टा टी। एच है जो एरिया है और एच जो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। बेसिकली इसका हम लोग ब्रॉड वे में कन्वेक्शन चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ओके, तो जब तक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी कि ऐसा होता है। जब आप सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आप जितना बार रिवीजन कीजिएगा वैसे वैसे चैप्टर को अपने आप इंटरलिंक होते चला जाएगा और आपको सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद एक आता है, जैसे कि हमने तो सिर्फ देखा ब्लॉक हो गया,
रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गए, स्क्वायर ब्लॉक, मतलब थिन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हो गए। अब देखिए रेडियल के बारे में अब हम लोग जानने वाले, जैसे सिलेंडर। तो जैसे कि सिलेंडर, ये सब रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहाँ होगा, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत मोटे मोटे सिलेंडर्स होते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे एयर फ्लूइड्स, बहुत सारे फ्लूइड्स पास किए जाते हैं, और वहां पे हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट आएगा। और जब भी हॉट फ्लूइड, वाटर, एयर यहाँ से फ्लो होगा तो हीट ट्रांसफर होगा ही, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट ट्रांसफर होना ही है। तो इसका अब हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर भी ये एजम्पशन मान के लेंगे हम लोग कि हीट ट्रांसफर जो होगा कांस्टेंट होगा और रेडियली होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, रेडियली होगा, यही आपको मानना है। वन डायमेंशनल फ्लो मानना ही है। टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का बेसिक जानना है, ब्रॉड वे में नहीं पढ़ना है जितना हम लोग वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर को देख रहे हैं। तो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उसी तरह ये सब चार ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि ये थोड़ा सा थ्योरी जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट आर एग्जिस्टिंग अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए। ही मस्ट बी कंडक्ट रेडियली आउटवर्ड, और आउटवर्ड फ्लो होना चाहिए। ठीक है, आउटवर्ड फ्लो होना चाहिए। सपोज इनवर्ड भी फ्लो हो सकता है, अगर सपोज इसका टेम्परेचर 500 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 200 डिग्री है, तो इसमें इस केस में इनवर्ड होगा। अगर इसका टेम्परेचर 1000 है और इसका 200 है तो आउटवर्ड होगा। समझ पा रहे हैं ना, आउटवर्ड होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी वन डायमेंशनल हीट फ्लो है तो फोरियर सीरीज हम लोग लगा सकते हैं। फोरियर मतलब फोरियर लॉ लगाएंगे, और यहाँ पे क्यू क्यू का वैल्यू एक्चुअली में निकालना है। के थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया, एरिया कहाँ से कंडक्शन हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना, कहाँ से कंडक्शन हो रहा है। तो ये लिखेंगे 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल कैसे आया, यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे दिस इज योर, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल रेडियस का एक थिन एलिमेंट लिया, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा आपका पेरीमीटर, और इसको एल से गुना कर देंगे तो लेंथ एरिया आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, एरिया, ये बेसिक चीजें हैं। और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फाइनली, और Q जो है कांस्टेंट ही रहेगा। स्टडी हीट ट्रांसफर में Q जो है ये आपको तो मान के ही चलना है। हमारे हीट ट्रांसफर में Q कभी वैरी नहीं करेगा, कहीं कहीं वो पढ़ना ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, Q हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। Q हमारा वैरी करेगा जैसे हीट जनरेशन वगैरह में, तो वहां पे हम लोग देखने वाले हैं। हीट जनरेशन का अलग केस है। अब देखिए यहाँ से Q को जैसे ही इंटीग्रेट किया और सारे को हमने रखा, तो Q बराबर आया 2 पाई KL T1 माइनस T2 बाई एल एन R2/R1। ओके, और इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग थर्मल रेजिस्टेंस। अब जैसे वहां पे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में देखा ना, तो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ln R2/R1/2 पाई KL। इसको आपको जब याद रखना ही है। कंडक्शन में देखा था B/K दिया था, उसी तरह ये याद रखना है सिलेंडर के केस में। समझ पा रहे हैं ना, ये सिलेंडर के केस में आपको याद रखना है। अगर आपको थर्मल कंडक्ट रेजिस्टेंस याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्मल याद है तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसके बाद अब देखिए, अगर मान लीजिए थिकनेस, अगर ये आपको हीट एक्सचेंजर में एक्चुअली मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। अगर थिकनेस बहुत कम है, मतलब हमारा सिलेंडर का थिकनेस बहुत कम है, तो जो
कंडक्शन होगा, कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज हमारा ये 5 है और 5 मीटर है और ये 5.01 मीटर है, तो क्या इस जो रेजिस्टेंस होगा इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होगा। तो जब भी कहीं बहुत थीन हो, मतलब कहने का मतलब है थिकनेस बहुत कम हो, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि हमारा नेग्लेक्ट करने के पीछे क्या पर्पस है कि हमारा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। और वो वहीं पे नेग्लेक्ट करेंगे जहाँ पे थिकनेस हो बहुत कम हो। अब देखिए जैसे हमने वहां पे पढ़ा था स्लैब में कि एक के पीछे एक हमने क्या किया, ये K1 था, K2 था, K3 था, अलग अलग मटेरियल का हमने अलग अलग लगाया। उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं सिलेंडर के केस में भी कर रहे हैं। पहला दूसरा मटेरियल रखा, पहला दूसरा मटेरियल, उसके बाद दूसरा मटेरियल से इंसुलेट कर रहा है। और सपोज यहाँ से कोई फ्लूइड जा रहा है, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दो मटेरियल का यूज करके इसको हम लोग फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। तो उस केस में क्या थर्मल कंडक्टिविटी, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल है। सिंपल यही है कि हीट ट्रांसफर तो होना ही है, क्यू जो होगा हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है, तो रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, ये हमारा एजम्पशन ही है। तो बेसिकली जैसे हमने कंडक्शन स्लैब में देखा था उसी तरह यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। जैसे कि ये हमारा सिलेंडर था, ये टेम्परेचर T1 है, ये DCGO T2 और एक इसके बाहर भी एक और आएगा ये T3। तो इसके बीच में थर्मल रेजिस्टेंस होगा, इसके बीच में थर्मल रेजिस्टेंस होगा। इसको हमने लिखा, ये हमारा ये R1 है DCGO और R2 एंड DCGO और R3। ओके, तो यहाँ से ln R2 बाई R1 K2 पाई K1 L। L जो है जो कि हमारा लेंथ है, किसका लेंथ है, सिलेंडर का लेंथ है। तो ये फाइनली हमने बोला ना आपको, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखना है। और इसके बीच का रेजिस्टेंस होगा ln R3 बाई R2। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद इसको हमने क्या किया, सजा दिया। एक्चुअली हमने इसको व्यवस्थित ढंग से रख कर दिया कि Q का वैल्यू बताओ। तो जब रेजिस्टेंस मालूम चल गया तो Q भी मालूम चल गया। Q बराबर होता है RT माइनस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू रख दीजिए तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या, ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, ये दिखने में लगा कि कितना बड़ा है। आपको क्या करना है कि सिंपली आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखना है और डेल्टा टी बराबर क्यू आर होता है। ओके, जैसे कि V बराबर आई आर होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, उसी तरह T बराबर हो जाएगा Q इंटू आर। ये एनालॉजी आप याद रखिएगा तो ही कंडक्शन कन्वेक्शन कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद ये हमने देखा कि कैसे कि अब देखिए जैसे वहां पे हमने स्लैब में देखा था कि कन्वेक्शन हो रहा था ना। अभी तक तो कंडक्शन पे हम लोग फोकस थे, कंडक्शन पे फोकस थे। अब कन्वेक्शन के भी तो थ्रू कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो रहा होगा। हमने देखा था ना 1/HA रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था, ये हो रहा था ना, ये हो रहा था आपका रेजिस्टेंस, हो रहा था कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। उसी तरह अंदर से फ्लूइड पास हो रहा है, तो वो फ्लूइड भी तो अपना रेजिस्टेंस कर रहा हो, कम कर रहा हो या ज्यादा कर रहा होगा, लेकिन कर तो रहा होगा ना। अब बाहर का भी एयर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कर रहा होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ नहीं है, बेसिकली वही कंसेप्ट है। कैसे कंसेप्ट है हम लोग देखते हैं। हमने वहां पे 1/HA देखा था ना, 1/HA। HA क्या था, एरिया था। तो स्लैब के केस में एरिया कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, ये जो एरिया जो है ये एरिया, दिस एरिया, सर्कुलर एरिया बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो सबसे इंटरनल है तो R1 यहाँ पे 2πRL। आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है। और ये टर्म जो आप देख रहे हैं, दो टर्म, ये दिस टर्म, ये तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है।
ये तो अभी मैंने बताया ना कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, और ये कन्वेक्टिव है। ये जैसे हमारा ये सिलेंडर है, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये अंदर वाले आपके फ्लूइड का रेजिस्टेंस है, और ये बाहर जो फाइनली बाहर एयर में ट्रांसफर हो रहा होगा हीट, उसका ये थर्मल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये इक्वेशन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि बाप ये कितना बड़ा हो गया है, ये तो मेरे को तो है कुछ नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू याद है, सीरीज में है, तो आप इसको डायरेक्टली डेल्टा टी बराबर क्यू इंटू आर रख दिया, और क्यू का वैल्यू हो जाएगा डी टी बाई आर, और डी टी का वैल्यू मतलब हुआ कि टी जी माइनस टी इन्फिनिटी, और आर का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा। समझ आया ना? तो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस पे फोकस रखना है, और रेजिस्टेंस फोकस है तो आप सब निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब वैसे ही वहां पर जैसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात की थी, तो यहाँ भी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दो तरीके से आप इसमें बात कर सकते हैं। वहां पे देखिए एरिया कांस्टेंट था ना, एरिया कांस्टेंट था फर्स्ट केस में, तो वहां पे यू बाई यू ए जो हमने ये किया था, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, जो हमने ये किया था यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, तो इस केस में एरिया कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया था। लेकिन आप देख रहे हैं सिलेंडर के केस में कि एरिया कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। देख रहे हैं ना, R1 पे इसका वेरिएशन कुछ और है, यहाँ पे R2 पे वेरिएशन कुछ और हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा घट रहा है, मीन्स जैसे जैसे R बढ़ा रहे हैं एरिया बढ़ रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर किसके रिस्पेक्ट में हम ओवरऑल हीट कोफिशिएंट निकालें, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। आपको देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, यू आई, यू आई मतलब इंटरनल जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और इंटरनल एरिया जो यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, या इसके रिस्पेक्ट जो एक्सटर्नल जो बाहरी जो हमारा फ्लूइड है उसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में जिस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में बोलेगा उस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। देखिए यू जो है, यू आई के यू आई जो आपका है इंटरनल जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और ये यू नॉट जो है हमारा एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। लेकिन हीट ट्रांसफर तो क्या होगा, सेम ही होगा। हीट ट्रांसफर क्या होगा, ओवरऑल सेम ही होगा। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं कि उसी इक्वेशन को हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, दिस इक्वेशन एंड 1 मिनट, इस इक्वेशन को, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो ये फाइनली आपका हो जाएगा इक्वेशन। यूआई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, यूआई के, तो आपको इसको याद नहीं करना है, आप इसको फॉर्मूला दिख रहा है, इसको याद नहीं करना है। आप जैसे ही इसको रखेंगे ना, ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये फाइनली आपको इक्वेशन आ जाएगा, यू का ही डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई करके दे दिया गया, तो लेकिन इसको याद नहीं रखना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि उसी को हीट एक्सचेंजर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, हीट एक्सचेंजर के केस में क्या करते हैं, जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये जो है, सपोज ये हमारा ये क्वांटिटी नहीं है, सपोज ये क्वांटिटी नहीं है, और R1 और R2 का वैल्यू बहुत क्लोज है, मतलब बहुत ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा ना ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से R1 R2 क्या था, सेम ही था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू 1 बाई यू आई को लिख सकते हैं 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2। ठीक है, तो इसी को फाइनली यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हैं ना। तो कभी भी आपको बोला जाए कि जो हमारा थिकनेस है बहुत कम है, तो डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेडियस दिया भी है ना, तो यूज आप करेंगे भी तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपके फाइनल आंसर में। यहाँ तक समझ आया तो बोलिए। इसके बाद एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ तक समझ आया?
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। बेसिकली कुछ ना समझ में आए तो आप जो आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा है उसके एनालॉजी से आप इसको कंपेयर कीजिए। ओके, कुणाल आपको समझ आ रही है? कुणाल, संसिल, राहुल, अ, दीपक। ओके, ओके, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग देखने वाले एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देखने वाले हैं, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? देखिए सिलेंडर के केस में क्या है ना, सिलेंडर के केस में कि जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ा रहे हैं, थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो देखिए कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे आप इसको इसको आप इंसुलेशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन एक बात है ना कि इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक क्या कर रहा है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस हीट को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप समझने की बात की कोशिश कीजिएगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस का क्या काम है? हीट को रोक रहा है। मैं इतना मटेरियल दे रहा हूं कि हीट रुक जाए, लेकिन उसके चक्कर में मेरा ओवरऑल एरिया इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्योंकि ये सर्कुलर है ना, तो ओवरऑल एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे इंसुलेशन का क्या फायदा? हमको तो ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि कब हीट ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा, कब कम ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सोच रहे थे कि हम जैसे जैसे उसका मोटाई मतलब उसका थिकनेस बढ़ाएंगे तो इंसुले हीट ट्रांसफर कम होगा, लेकिन एक और बात आ जा रहा है हमारे माइंड में कि उसका एरिया भी तो बढ़ रहा है। एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाएगा। तो करे तो क्या करें? तो एक कंसेप्ट आता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। For a sufficiently thin wires, putting the insulation around the wire may result in increase of heat transfer rate in stage of decreasing it। जैसे कि सपोज अगर ये आपके पास एक सर्कुलर पाइप है और यहाँ से हॉट फ्लूइड जा रहा है, हॉट फ्लूइड जा रहा है, और इस हॉट फ्लूइड को आप क्या चाहेंगे कि हॉट ही रहे, कोल्ड ना हो। ठीक है ना, कोल्ड ना हो। तो आप इस पे इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे तो ठीक है, आपने तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस को कम कर दिया। ये भी हो सकता है ना कि ये इतना ना आपने एरिया बढ़ा दिया कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस का कोई हमारा फर्क ही नहीं पड़ा, उससे ज्यादा हीट ट्रांसफर होने लगा। तो कितना हम लोग के का आर का वैल्यू रखें, मतलब आर मतलब रेडियस का, ताकि हमारा कंट्रोल में हमारा हीट ट्रांसफर हो सके। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक वायर है, वायर से करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने के कारण इसमें हीट जनरेट होता है I²R T, इस तरीके के आपका हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट हो रहा है, वो तो जो वायर का रेजिस्टेंस है, जैसे आप वायर हीट जनरेट होता है, आप कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को देखते होंगे तो आई थिंक वो आप हॉट फील करते होंगे। हॉट होने के कारण हम क्या चाहते हैं कि हॉट हो गया है तो उसका थर्मल, जैसे कि वायर को हॉट होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ज्यादा हॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हम लोग क्या चाहेंगे, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण हीट जनरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी हीट ट्रांसफर हो। उसके लिए बेसिकली क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कंसेप्ट आता है कि कितना हम लोग रखें थिकनेस किसका, इंसुलेशन का, ताकि मैक्सिमम हमारा हीट ट्रांसफर हो सके। क्लियर है ना? मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सके। तो देखिए कंसीडर ए वायर ऑफ रेडियस आर आई, मतलब इंटरनल रेडियस, इनसाइड विच द हीट इज बीइंग जनरेटेड पासिंग इलेक्ट्रिकल पावर, लेट इंसुलेशन हैविंग ए थर्मल कंडक्टिविटी की। वही मैंने बात की ना कि अगर आपका वायर से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो फ्लो होगा तो क्या होगा? वो तो हीट जनरेट करेगा ही। उस हीट को हमको जल्दी से जल्दी ट्रांसफर इन्वायरमेंट में
आपको भेज देना है, ताकि क्या होगा कि हमारा जो इंसुलेशन है, एक जनरली वायर के केस में किसका इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, इसको वो मेल्ट नहीं कर पाया। मेल्ट कर देगा तो मेरा काम जो हो जाएगा तमाम हो जाएगा, मतलब कि दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंसुलेशन का कंसेप्ट लाते हैं, और यही सारी चीजें हैं। जैसे देखिए बेसिकली अब यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। कंडक्शन के कारण तो देखिए ये रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन कन्वेक्शन के कारण ये भी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर के बढ़ाने से, जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ा रहे हैं, कंडक्टिव रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस घट रहा है। जैसे जैसे आर बढ़ाइएगा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू यहाँ पे देखिए, उसी इक्वेशन को हमने लिखा जो कि यहाँ पे है। अब देखिए Q जो है फंक्शन ऑफ R है, देख रहे हैं ना, R का वैल्यू है यहाँ पे। Q जो है ये Q फंक्शन ऑफ R0 है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे R बढ़ा रहे हैं Q घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जब भी घटने बढ़ने का, मैथमेटिक्स में घटने या बढ़ने का कभी भी फॉलो होता है, मतलब कि जब भी इस तरीके का कंडीशन उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डीवा बाई डी एक्स, आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट के लिए हमने क्या किया, डी क्यू बाई डी आर बराबर 0 रखा। ये आपने पढ़ा होगा 12th में कि कभी भी हमको जानना हो इस इक्वेशन में कि कहाँ पे ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो उस कंसेप्ट में डीवा बाई डी एक्स यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। ओके, तो हमने ये करेंगे तो ये आपका फाइनली आर नॉट आएगा, कि ये आएगा के बाई एच आर नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है बाय हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इस इतना ही हम लोग क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन रख सकते हैं वायर के केस में, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, इतना ही रखेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट है। वायर वायर जो है, वायर के लिए बेस्ट है कि हमारा हीट ट्रांसफर फास्ट होगा वायर के केस में, इलेक्ट्रिकल वायर के केस में। इसी को ग्राफिकली दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, क्रिटिकल, ये आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है, दिस इज योर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। आर नॉट आपका क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है इस केस में। यहाँ पे क्यू मैक्सिमम है, समझ पा रहे हैं ना, क्यू मैक्सिमम मतलब हीट ट्रांसफर मैक्सिमम है। तो अगर आपके पास ये सपोज ये वायर का रेडियस R1 है और ये R0 है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि जब भी वायर से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो इस केस में हम लोग यही क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन रखेंगे, मतलब कि के बाई एच का जो वैल्यू होगा ना, जो भी वैल्यू होगा उतना थिकनेस तक हम लोग इसका इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, इतना इंसुलेशन तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमने बातें कही यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। जो भी हमने बातें कही यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, जो भी हमने अभी बातें कही, अगर कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके कुणाल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि समझ में आया, तो आपका रिस्पांस नहीं आ पाया था। नेटवर्क इशू सही है ना आपके तरफ? ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक्चुअली में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन केबल, अभी जो की हमने सारी फोकस वहीं पे की थी कि क्या होगा जब भी यहाँ से करंट फॉलो होगा तो यहाँ पे इसके अंदर हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के कारण हम लोग उसको हीट को जल्दी पास कराना चाहेंगे। क्यों पास कराना चाहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक का मटेरियल इंसुलेटेड होता है, और इंसुलेशन होने के कारण उस प्लास्टिक को क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है,
और वो मेल्ट हम लोग करना नहीं चाहते हैं। तो जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे तब तक हमको क्या करना है, हीट को ट्रांसफर करा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि insulation is put up around the electric power transmission cable to enhance heat transfer because the cable and ambient so that temperature on the cable cannot maintain low, therefore electrical resistance can be maintained low, thus transmitting more electrical power. Okay, तो जब भी हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो हमको ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने सिलेंडर के बारे में क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पढ़ा, उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ स्फेयर, स्फेयर के केस में क्या होगा, देखिए 2D डायग्राम में सिलेंडर भी वही दिखता है और स्फेयर भी वही दिखता है। तो बेसिकली आपका स्फेयर आप समझ सकते हैं, स्फेयर आप जानते हैं कुछ इस तरीके का होता है और सिलेंडर आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या हो जाएगा, 2K/H। उसमें क्या था, K/H था, स्फेयर में क्या हो जाएगा 2KH/H। तो K/H किसके लिए था, सिलेंडर के लिए, और ये किसके लिए है, स्फेयर के लिए। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब चलिए, अब थोड़ा सा अब हम लोग देखने वाले हैं, कल हम लोग पूरा क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने, और मैं आपको इसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा। क्लियर है ना। अब देखिए, रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू हैलो स्फीयर, अभी तक सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फीयर में भी ये समझिए कि T1 है और ये T2 है, मतलब कि स्फीयर का अंदर वाला पार्ट क्या है, T1 डिग्री टेम्परेचर है, ये T2 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ से भी क्या हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर Q हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, और वन रेडियल डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, फोरियर्स लॉ लगा देंगे। फोरियर्स लॉ कंडक्शन में सिलेंडर हो या हमारा स्फीयर हो, डायरेक्टली हम लोग फोरियर लॉ लगाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपको क्या रखना है, Q इक्वल टू K माइनस KA DT/dx dr ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है उस डायरेक्शन का यहाँ पे ग्रेडियंट आएगा। क्लियर है ना। अब देखिए, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, 4πr² क्या होता है, 4πr² सरफेस एरिया होता है जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिकली हमारे इस वेरिएबल में एरिया का जो वेरिएबल आ रहा है उसमें जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्लियर है, वहीं पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो बेसिकली मैंने बताया ही था कि इस स्टडी स्टेट को हमारा ये इक्वेशन फॉलो करेगा और Q बराबर हो जाएगा दिस इक्वेशन। ये भी फिर आपको देख के डर लगेगा कि ये कितना बड़ा इक्वेशन है, आपको डरना नहीं है, आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखना है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है R2 माइनस R1 4πK R1/R1। तो स्लैब के केस में क्या था रेजिस्टेंस का वैल्यू, B/KA। सिलेंडर का क्या था, सिलेंडर का था R बराबर ln R2/R1 2πKL। स्फेयर के केस में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 4πK R1 माइनस R2। ये 3 याद रखिए, आपका कंडक्शन खत्म, कंडक्शन का 50% खत्म। ओके, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आप बेसिकली जानते हैं डेल्टा T बराबर QR। ओके, और सीरीज का कंसेप्ट, पैरेलल का कंसेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। अब देखिए, वो जो भी हमने चीजें लिखी इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये स्फीयर सिलेंडर का याद रखना है। क्लियर है ना, सिलेंडर का याद रखना है और इसके बाद स्फीयर का याद रखना है। क्लियर है, स्फीयर का याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन पढ़ेंगे,
लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस नोट्स को मैं अभी जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इस नोट्स को पढ़िए। आप चाहें तो आप अपना भी नोट्स बना सकते हैं या इसका आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है ना। इसको आपको नेग्लेक्ट करना है, मैं अलग से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। ये मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ये थ्योरी पर्पस के लिए दे रहा हूँ। जितना थ्योरी है आपको एक जगह मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। तो देखिए, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बेसिकली इसको रिवीजन करके आना है कल। और कल पूरे क्लास में हम लोग और मैक्सिमम हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। उससे पहले आप लोग बताइए, कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कुणाल, राहुल, दीपक, संसिल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ओके। तो कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप मैं आपको क्या करूंगा, मैं एक बुक भी भेज दूंगा ग्रुप में और नोट्स भी भेज दूंगा। आप दोनों की हेल्प से आप अपना पढ़ाई कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए। चलिए यार।